हेलो एवरीवन, मैं सर दीपक में स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी भारत की राज व्यवस्था को डिस्कस करने वाले हैं और भारत की राज व्यवस्था के बारे में आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। जैसे कि नाम से पता है, राज व्यवस्था का मतलब होता है शासन करने की व्यवस्था से, मतलब गवर्निंग सिस्टम से। और हम सभी जानते हैं कि हमारी राज व्यवस्था जो रन की जाती है, जो चलाई जाती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलाई जाती है, हमारे संविधान के द्वारा चलाई जाती है। भारत में संविधान का डेवलपमेंट तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश भारत आने शुरू हुए, जब ब्रिटिश भारत आते हैं। दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ के एक चार्टर के द्वारा, जिस चार्टर में, जिस अधिकार पत्र में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ईस्ट में व्यापार करने का अधिकार मिल गया है। इसी सीक्वेंस में आगे 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजती है, जहांगीर के दरबार में भेजती है। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट मोटिव है जहांगीर के दरबार में भेजने का कैप्टन विलियम हॉकिंस को। सबसे पहला है फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट। फैक्ट्री बसाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए उनको परमिशन चाहिए थी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, वो है ट्रेडिंग कंसेशन। ट्रेडिंग के लिए उनको कंसेशन चाहिए। इन दोनों परमिशंस के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस शिप से भारत आते हैं, उस शिप का नाम भी आपको याद रखना है। उस शिप का नाम है हेक्टर। हेक्टर उस शिप का नाम है जिस जहाज से वो भारत आते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या कैप्टन विलियम हॉकिंस का जो ये भारत का दौरा था, ये जो विजिट है, क्या ये विजिट सक्सेसफुल कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ये ज्यादा लाभदायक नहीं रही, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही। ऐसा क्यों? देखिए, उनको फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो मिल गया परमिशन कि आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन जिस ट्रेडिंग कंसेशन को वो ढूंढ रहे हैं, उस ट्रेडिंग कंसेशन की कोई बात नहीं कही गई और डिनाई कर दिया गया, उनको वो ट्रेडिंग कंसेशन नहीं दिया गया। लेटर ऑन 1610 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ इंडिया में अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है मछलीपट्टनम में, और ये मछलीपट्टनम दोस्तों आज का आंध्र प्रदेश है। 1612 ईस्वी में इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैटल लड़ती है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ स्वेली। इस बैटल के बारे में आपको याद रखना है। इस बैटल को लड़ा जाता है दो फोर्स के बीच में, पुर्तगालियों के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव था सूरत में फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट। जो भी टीम यहां पे जीतने वाली थी, यहां पे पुर्तगाल और इंग्लैंड, इसमें से जो जीतने वाला था वो सूरत में फाइनली अपना परचम लहराने वाला था। और इंग्लिश फोर्स जो है, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस बैटल को जीत जाती है और 1612 में जो है वो वहां पे अपनी एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर देती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1615 ईस्वी में जो जेम्स फर्स्ट हैं, उन्होंने सर थॉमस रो को अपना एम्बेसडर बना के जहांगीर के दरबार में भेजा। देखिए, ये दूसरी बार जहांगीर के दरबार में भेजा गया है किसी राजदूत को, और इसका भी फर्स्ट और लास्ट मोटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि उनको कंसेशन चाहिए ट्रेडिंग के लिए, उनको स्पेशल ट्रेडिंग कंसेशन चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें भेजा गया था। होता क्या है, जब थॉमस रो आते हैं यहाँ पे, तो वो अपने साथ बहुत सारे रेयर गिफ्ट्स लेके आते हैं यूरोप से मुगल एम्परर जहांगीर के लिए। तो जहांगीर इससे बहुत इंप्रेस हुए हैं और उन्होंने थॉमस रो को कुछ परमिशंस दे दी। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि थॉमस रो इतने चालाक थे कि उन्होंने अपनी चालाकी से सूरत के अलावा और कुछ भागों में फैक्ट्री को स्थापित करने की परमिशन, और इसके साथ साथ स्पेशल ट्रेडिंग कंसेशन, हम इसको कह सकते हैं, ये दोनों उन्होंने प्राप्त कर लिया। सर थॉमस रो जो हैं, ये जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहते हैं, 1615 से लेकर 1618 तक। आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। वो 3 साल तक जहांगीर के दरबार में रहे। आगे बढ़ते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आती है और यहाँ पे
अपनी पहली फैक्ट्री को स्टैब्लिश करती है हुगली नदी के किनारे 1651 में। 1651 में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। दोस्तों यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि जो फर्स्ट बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर कौन थे, या मैं ये कह सकता हूं जो फर्स्ट बंगाल के नवाब थे वो कौन थे और उनको किसने अपॉइंट किया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देके बताइए। ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करी है तब वहां पे कौन है नवाब। इसका आंसर है दोस्तों, उस टाइम पे जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो हैं ये उस टाइम पे नवाब हैं बंगाल के, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर रही है। अब होता क्या है, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री वहां पे स्थापित हो जाती है वो बार बार सिराजुद्दौला के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स दीजिए, हमें कंसेशन दीजिए, हमें प्रिविलेज दीजिए। जिस मांग को सिराजुद्दौला बार बार डिनाई करते हैं, मना करते हैं, और ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है, ये टकराव जो है ये बढ़ता जाता है और फाइनली ये टकराव रूप लेता है एक बैटल का, बैटल ऑफ प्लासी का। ये प्लासी के युद्ध में परिवर्तित हो जाता है ये टकराव। किसके बीच में लड़ा गया, तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हेड कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ है नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में लड़ा गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि एक ऐसा पपेट नवाब आए, एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाया जाए बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे काम करे, जो सिराजुद्दौला नहीं कर रहे थे। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने सिराजुद्दौला के कमांडर मीर जाफर को अपनी साइड में मंगा लिया। मीर जाफर को उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ घूस वगैरह दी, कुछ ब्राइब वगैरह दी उनको, और उनको प्रॉमिस किया गया कि अगर वो बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं, वो कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाते हैं तो इसके स्वरूप में उन्हें मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाएगा। देखो क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए, एक पपेट नवाब चाहिए, और मीर जाफर को क्या चाहिए, नवाब बनना है। तो यहां पे ये दोनों, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर, दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं और यही होता है। इसका परिणाम बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है कि वो जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाती है और नए नवाब बना दिए गए मीर जाफर, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एक पपेट नवाब बना दिया गया। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसकी बात करें कि बैटल ऑफ प्लासी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जिसकी हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इतिहास में इसको फर्स्ट मेजर विक्ट्री के तौर पे देखा जाता है। फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी इन इंडिया। इतिहास में इसको देखा जाता है कि कंपनी की ये बहुत ही बड़ी मेजर विक्ट्री थी और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो आपको याद रखना है। यहां पे एक और चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी है दोस्तों। डिस्कशन है 1668 का, ये थ्योरी और डिस्कस करते हैं, इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। देखिए 1668 हम बात कर रहे हैं बॉम्बे की। बॉम्बे जो ओरिजिनली एक्वायर किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा, जो पुर्तगाली हैं उन्होंने बॉम्बे को एक्वायर कर रखा है, अपने पक्ष में ले रखा है। होता क्या है, 1661 में 1661 में एक ट्रीटी होती है, एक मैरिज अलायंस होता है, किस किस के बीच में, इंग्लैंड की तरफ से हैं चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की तरफ से हैं कैथरीन।
इनके बीच में दोस्तों एक मैरिज अलायंस होता है, शादी का एक समझौता होता है, और इस मैरिज अलायंस में चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दे दिया जाता है दहेज के रूप में। इनको बॉम्बे दहेज के रूप में दे दिया गया। और चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, इसी बॉम्बे को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्ल्स सेकंड बॉम्बे दे देते हैं, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं 10 पाउंड पर ईयर। ये चार्ज किया जाता है बॉम्बे के लिए चार्ल्स सेकंड के द्वारा। ये आपको याद रखना है इस चीज के बारे में भी। चलिए, बैटल ऑफ प्लासी के बाद दोस्तों अगला बैटल जो हमें याद रखना है वो बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडर है वो एक पावर बन जाती है, टेरिटरी पावर बन जाती है। तो बैटल ऑफ बक्सर को समझते हैं। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में लड़ा गया। सबसे पहले 1764 में लड़ा गया। कौन कौन थे, एक तरफ तो इंग्लिश फोर्स थी, ठीक है, दूसरी तरफ मीर कासिम थे जो कि है बंगाल के नवाब, उसके बाद हैं अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल नवाब, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ये तीन एक तरफ हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश फोर्स हैं। इन दोनों के बीच में ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। और रिजल्ट दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटिश जीत जाती है, मतलब जो इंग्लिश फोर्स है वो जीत जाती है, इसे हेक्टर मुनरो की कमांडिंग में इसको जीत लिया जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ही एक ट्रीटी साइन होती है 1765 में, 1765 में एक ट्रीटी साइन की जाती है। और इसके तहत कंपनी को 3 जगह, एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्लेसेस के लिए दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं। दीवानी राइट्स दोस्तों मतलब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स दे दिए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपको पावर बनने के लिए क्या चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास जस्टिस होना चाहिए, और यही हुआ। कंपनी को पावर में आना था और अब कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए हैं, मतलब उनके पास रेवेन्यू का काम भी आ गया है, उनके पास सिविल जस्टिस का काम भी आ गया है। और इसी से हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने आप को एज ए टेरिटोरियल पावर, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपने आप को इसने शुरू कर दिया। अब वो ट्रेडर ना रह के एक टेरिटोरियल पावर बनने गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास हिस्ट्री की। आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने डिस्कस किया सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सफर जो उन्होंने ट्रेडर बन के शुरू किया, और इसे वो 1765 तक लेके आई जहां वो एक पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आने वाली क्लासेस में हम इसके बाद की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।